घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखिए और सुनिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी नीलम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नीलम है। ये घटना मेरे पापा बताते हैं कि उनके गांव में घटी थी और कई साल पुरानी है। उस समय गांव में सभी लोगों को यूं लगता था कि कोई आदमखोर जानवर है जो इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि इंसानों को मारने के बाद वो उन्हें पूरी तरह नहीं खाता, क्योंकि जितने भी आदमियों की या इंसानों की लाश मिल रही थी वो पूरी तरह से उस जानवर ने नहीं खाया था। इससे ये समझ में आया कि वो जो भी आदमखोर जानवर है वो शायद कई बार गुस्से में ही अपना शिकार करता होगा, भले उसे भूख लगे हो या ना लगे हो। अब गांव के लोग परेशान थे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तभी ही गांव के जो मुखिया जी थे उन्होंने बताया कि हम कुछ लोग मिलकर उस जंगली इलाके में जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि वो आदमखोर जानवर है कौन और वहां उसका शिकार कर देंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलकर बातचीत कर कर सभी लोगों ने एक प्लान बनाया और दिन के समय गांव से 8 लोग और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ 4 लोग, यानी कि कुल मिलाकर 12 लोग उस जंगल की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद वो लोगों ने एक भेड़ का बच्चा सामने रखा हुआ था और उस जानवर का वेट करने लगे। लेकिन पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। आखिरकार सूरज डूब गया, लेकिन वो जानवर कहीं पर भी नहीं दिखने में आया। जब ये सभी लोग वहां से लौट रहे थे तभी अचानक से पीछे से किसी के चिल्लाने की और चीखने की आवाज आई। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि 2 ग्रुप बटे हुए थे, जिनमें 6-6 की 2 टुकड़ियां थीं। जो दूसरे 6 का ग्रुप था और जो पीछे से आ रहा था, उनमें से एक आदमी बाथरूम करने के लिए एक पेड़ के पास रुक गया था और बाकी के 5 लोग वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी ही वो जो आदमी बाथरूम करने रुका था वो पता नहीं कैसे वहीं पर गायब हो गया और उसकी लाश 2 या 3 दिन के बाद मिली, जो कि बुरी तरह कटी फटी थी। उसे भी पूरी तरीके से खाया नहीं गया था। अब उसकी लाश सड़ चुकी थी और उसमें कीड़े भी लग चुके थे। गांव के सभी लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर उसे कैसे पकड़ा जाए। फिर से दोबारा ऐसे ही प्लान बनाया गया। गांव के जिनमें कुछ लोग थे और कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, सभी लोगों ने मिलकर जंगल में जाने का फैसला किया। दूसरी बार भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। ऐसे ही तीसरी बार भी गए। अब उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि दिन के समय जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है और जिस आदमी पर उस आदमखोर जानवर ने हमला किया था वो भी सूरज डूबने के बाद था। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना अब की बार अगर जाए तो सूरज डूबने के बाद, हो सकता है कि वो जानवर वहां पर आ जाएगा। सभी लोगों ने मिलकर प्लान किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अपनी गन्स के साथ वहां पर पहुंचे और जैसे ही वो लोग वेट कर रहे थे तभी सभी लोग एक एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई और वो आवाज उनमें से किसी एक आदमी की थी जो जोरों से बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था। जितने भी वहां पर लोग थे वो सब घबरा गए, क्योंकि वो भेड़ का बच्चा तो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन हमला किसी और पर हुआ था। जब लोगों ने लालटेन में देखना चाहा तो कुछ भी नहीं दिखा, बस एक हल्की सी परछाई दिखी जिसमें ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा शरीर वाला व्यक्ति उस आदमी को अपने दांत से और अपने बड़े बड़े नाखूनों को उसमें गाड़ कर खींच कर ले जा रहा है। और जब उसे जमीन पर घसीटा जा रहा था तब उसके शरीर से बहुत सारा खून जा रहा था। वही खून का अगले दिन पीछा करने का प्लान बनाया। तो सभी लोगों ने वैसे ही किया। उस समय तो सब डर चुके थे, इसीलिए अपने अपने घर पर आ गए। अगले दिन काफी सारे लोग मिलकर वहां पर पहुंचे और उस खून का जहां पर निशान था उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसकी डेड बॉडी वहीं पर मिली। इस बार भी
उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे, लेकिन उनमें से एक निशान काफी अजीब था। वो निशान उसकी गर्दन पर था। यूं लग रहा था कि जैसा उसने बड़े बड़े अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन पर गाड़ दिए हों। दोस्तों, इसके अलावा एक बात यह भी थी कि अब तक जितनी भी लाशें उस जंगल से मिली थी, सब में से खून बिल्कुल खत्म हो चुका था। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, इसलिए ये बात शुरू में समझ नहीं पाए थे कि बात क्या थी। परंतु अब इस लाश के मिलने के बाद उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि कोई भी आदमखोर जानवर ऐसा नहीं मारता है। हमें भी यूं ही लग रहा था कि कोई जानवर होगा, लेकिन जहां तक अब मैं जान पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जानवर का काम है। गांव में हर तरफ डर का माहौल बन चुका था। लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और एक बात सबको समझ में आ गई थी कि वो जो कोई भी चीज़ है वो सूरज डूबने के बाद ही हमला करती है। इसीलिए कई लोग जो रात में खेती में पानी डालने जाया करते थे, उन्होंने भी अपना काम त्याग दिया, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था जाना तो 4 से 5 लोग मिलकर ग्रुप में जाते थे और उनके साथ लाठियां भी होती थी कि अगर कभी कोई हम पर हमला कर दे तो हम लोग उससे बच सकें। अब दोस्तों, उस जंगल के पास कोई नहीं जाता था और सभी लोग डरते थे, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं मिला, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि 4-5 लोग भी खेत में जाते थे, तब भी उन पर किसी न किसी पर हमला हो ही जाता था और उनमें से एक की मौत तो पक्की थी। जितनी भी मौतें हो रही थी और साथ में जो लोग उनके होते थे, उनसे कहने पर या उनसे पूछने पर एक ही बात पता चलती कि हम लोगों ने रात के अंधेरे की वजह से उसे साफ साफ नहीं देखा, लेकिन उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी था, बड़ा था, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उसके बाल भी पूरे सर से लेकर मानो घुटने तक आते हो। अजीब सा ही कुछ वो दानव जैसा दिख रहा था और इससे लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे और इसका समाधान ढूंढने लगे। तभी एक आदमी उन्हें मिला। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ इससे कैसे बचना है। गांव के लोगों ने उसे पहले कभी भी उस गांव में नहीं देखा था। उसने बताया कि ऐसी ही कुछ घटनाएं हमारे गांव के पास के जंगल में होती थी और उसके बाद में हम लोगों ने एक काम किया था, वही आप लोगों को करना होगा, क्योंकि इसे मार पाना तो मुश्किल है। और उसका ये भी कहना था कि उसके गांव में भी किसी ने उस दानव को या उस शैतान को नहीं देखा था। गांव वालों ने कहा कि ठीक है, आप बताओ कैसा करना है, हम लोग वैसे ही करेंगे। रात के समय उसने कहा कि जितनी भी खेत है, उन खेतों के पास में आग की मशालें लगा दी जाए, क्योंकि वो दानव या शैतान आग से काफ़ी ज़्यादा डरता है और उस आग के होते हुए वो नहीं आएगा। गाँव वालों ने कहा कि बस इतना ही। उस आदमी ने कहा कि हाँ, हम लोगों ने ऐसे ही किया था और उसके बाद वो चला गया। गांव के लोगों ने मिलकर वैसे ही किया, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब भी कुछ मौतें गांव में हो रही थी। हाँ, मौतों का होना कम ज़रूर हो गया था, लेकिन मौत अब भी हो रही थी। गांव वालों ने कहा कि सिर्फ आग लगाने से इसका समाधान नहीं मिलेगा। वो आदमी भी दंग रह गया। फिर बाद में वो आदमी ने कहा कि हो सकता है किसी दिन ऐसा हुआ हो कि आग का चटका या फिर आग उस पे गिर गई हो, इस वजह से वो हमारा इलाका छोड़कर वहां से भाग गया हो। गांव वालों ने कहा, तो यानी क्या हमें उससे आग से डराना पड़ेगा या उसे आग में जलाना पड़ेगा? तभी उस आदमी ने कहा कि हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। अब गांव के लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और सब अलग अलग जगह पर छुपकर इकट्ठा हो चुके थे। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि गांव वालों का और सभी का यही कहना था कि भारी शरीर होने की वजह से उसके भागने की क्षमता या गायब होने की क्षमता बहुत स्लो थी। तभी सभी लोगों ने मिलकर जो प्लान बनाया, उसमें लोग छुपे हुए थे और आग की मशालें लिए हुए थे। भले ही कुछ लोगों ने आग नहीं जलाई थी, बस ये सोच कर रखा था कि जैसे ही वो आसपास दिखाई देगा या मिल जाएगा, तुरंत ही आग मशाल में लगाकर उसके ऊपर फेंक देंगे। लोग अब उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ी ही देर में उन लोगों ने किसी की भागने की या यूं कहिए कि तेज़ कदमों के साथ चलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ वैसी ही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई भारी कदमों के साथ आ रहा है। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत ही अपनी मशालों में आग लगा दी और तुरंत ही वो आग की रोशनी में गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस दानव को घेर लिया
उनमें से कुछ गांव वाले तो उसे देखते साथ ही बेहोश होकर गिर गए, क्योंकि दोस्तों उसके 2 हाथ नहीं बल्कि 4 हाथ थे। उसके बड़े बड़े 2 पैर थे और हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े थे। उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था। एक आदमी जो कि उसी गांव का था वो कहने लगा कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये एक जीन है जिसने किसी दानव का रूप ले लिया है और ये लोगों को मार कर बस उन्हें परेशान कर रहा है। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस पे आग फेंकना शुरू की। देखते ही देखते वो आग की लपेटों में आकर जल गया और एक बहुत डरावनी जोरदार उसने चीख चिल्लाई, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। और तभी सभी लोगों को समझ में आया कि इस दानव से अब सभी लोगों को छुटकारा मिल गया। दोस्तों कहा जाता है कि उसके बाद गांव में ऐसी कोई दुर्घटना कभी नहीं घटी और ना ही तो कभी किसी को कोई ऐसा भूत या प्रेत दिखाई दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी विजय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। ये बात तब की है जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंपेन के लिए गया था। हम लोगों का वहाँ पर ये प्लान था कि हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद ट्रैकिंग भी करेंगे। हम लोग एक पहाड़ी इलाके में गए हुए थे। 4 दिन वहाँ पर रुकने वाले थे। पूरा दिन फॉरेस्ट घूमने के बाद हम नीचे आकर वहीं पर जो नीचे होटल थी वहाँ पर आराम करते थे। ऐसे ही 2 दिन तक चला, लेकिन दूसरे दिन पूरा ट्रैकिंग करने के बाद जब हम नीचे उतरे तब मेरे एक फ्रेंड को अचानक से पेन उठा। उसे किडनी स्टोन की बीमारी थी। उसे जब किडनी स्टोन का दर्द उठा तो उसे तुरंत वहाँ से लेकर हमें हॉस्पिटल जाना था। पहाड़ी इलाकों में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर था वो हॉस्पिटल। रात के कुछ 1 बजे रहे थे और ठंडियों का मौसम था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोगों ने ये प्लान किया कि इसे अब हॉस्पिटल ले जाना ही होगा, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड हमने कहा कि हम दोनों इसके साथ जाएंगे। हम होटल से अपनी कार निकाले और उसके बाद वहाँ पर रिसेप्शन पर पूछा तो हमें ये पता चला कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है। मैंने कहा कि ठीक है हम वहीं जाते हैं। हमने अपने दोस्त को गाड़ी में डाला और वहाँ से निकल पड़े। हम जब रास्ते में जा रहे थे रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, अंधेरा था। हम जल्दी जल्दी वहाँ से गाड़ी चला रहे थे। हॉस्पिटल हम वहाँ पर पहुँच गए थोड़ी ही देर में। वहाँ से उसे पेन किलर का इंजेक्शन दिलवाया और फिर दोबारा अपनी होटल के लिए रिटर्न होने लगे। जब हम रिटर्न हो रहे थे तब कुछ रात के 2:30 पौने 3 हो चुके थे। हम जब वहाँ से निकल रहे थे तभी उस हॉस्पिटल का जो वॉचमैन था वो कहने लगा कि कहाँ जाएंगे। मैंने उसे बताया कि हमें कहाँ पर जाना है। वो सुनने के बाद कहने लगा कि रास्ता ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान से जाना। मैंने कहा मतलब रास्ता कच्चा पक्का है? वो कहने लगा नहीं नहीं वैसा नहीं, क्योंकि मैं तो अभी ही उस रास्ते से आया था तो रास्ता बिल्कुल ठीक था। वो कहने लगा कि कुछ भी आपको असामान्य चीज़ें दिखाई दे या महसूस कुछ ऐसा हो जाए तो गाड़ी को रोकना मत। ऐसा लग रहा था कि वो हमें किसी चीज़ की चेतावनी दे रहा है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है हमें आता है। हमने अपने दोस्त को लिया, गाड़ी में बिठाया और उसके बाद वहाँ से होटल के लिए निकल पड़े। कुछ 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लोगों ने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कुछ अजीब सी थी। वो आवाज़ सुनने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि गाड़ी को रोक मत, हम जल्दी जल्दी जाते हैं। मैंने कहा यार आवाज़ तो ऐसी आई जैसे कि मानो किसी का एक्सीडेंट हो गया हो। मैंने कहा कि एक बार रुक कर हम देखते तो है आसपास। हम गाड़ी से उतरे और अपने आगे पीछे देखने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अब फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी चालू किया और कुछ ही दूरी पर यानी आगे बढ़ने के बाद हमें फिर से एक आवाज़ सुनाई दी और इस बार हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद से बंद हो गई। हमने गाड़ी को अच्छे से चेक किया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी में हुआ क्या है। और आवाज़ अब भी जो हमें पहले सुनाई दी थी वो एक बार फिर से सुनाई दी। मैंने कहा एक ही जैसी आवाज़ हमें बार बार क्यों सुनाई दे रही है। जब हमने बाजू में देखा तो वहाँ पर एक घर था और घर के आसपास कुछ नहीं था, बस वो सिंगल घर था। मैंने उससे कहा कि यार ये घर किसका है, चल यहाँ से हम मदद मांगते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ चल चलते हैं। हम लोगों ने अपने दोस्त को गाड़ी में वैसे ही बिठा कर रखा क्योंकि अब भी पूरी तरह से उसका दर्द कम नहीं हुआ था। हमने उससे कहा कि तू गाड़ी में बैठ, हम लोग इस घर में जाके मदद मांग कर आते हैं। हम जब उस घर में गए और घर पर नॉक किया
तो पहले तो कोई नहीं खुला। लगभग 10 मिनट के बाद एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई और आकर कहने लगी कि क्या हुआ। हम लोगों ने उसे सारी चीज़ें बताई और हमने उससे हेल्प मांगी। वो कहने लगी कि ठीक है, आप लोग यहीं पर आकर आज रुक जाओ, सुबह में जो भी होगा आप लोग अपना देख कर निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके घर में जाने लगे तो कहने लगी यहाँ नहीं, बाजू में, यानी कि वहाँ से कुछ 10 या 20 कदम की दूरी पर ही उसका छोटा सा एक गेस्ट रूम था। वो कहने लगी कि आप लोग वहाँ पर जाकर रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। हमने अपने दोस्त को लिया और हम तीनों ही उस गेस्ट रूम में जाकर चले गए। हम वहाँ जाकर रुके थे कि अचानक से मेरा दोस्त कहने लगा कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने उसे समझाया कि अभी अभी तूने इंजेक्शन लिया है। वो कहने लगा नहीं, बात मेरे दर्द की नहीं है, बात है कि जब तुम लोग दोनों उस घर में गए थे कार में मुझे अकेला छोड़कर, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि कार में मेरे अलावा भी कोई और है और उसकी सांसों की आवाज़ भी मैं सुन पा रहा था। हमने कहा कि ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो कहने लगा बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और अब भी हम तीनों के अलावा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई और भी है जो हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। उसकी ये बातें हमें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और हम उसे समझाने की भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम पूरे दिन के थके हुए थे और नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। अचानक से वो खिड़की में जाकर खड़ा हुआ और ज़ोर से चीख लगाई। वो कहने लगा कि सामने अभी अभी मैंने किसी को देखा। मैंने उससे कहा कि सामने तो कोई नहीं है। वो कहने लगा नहीं, मैंने अभी किसी को देखा जिसका धड़ था लेकिन उसका चेहरा नहीं था। मैंने कहा मतलब? वो कहने लगा कि शायद वो सर कटा भूत था और ऐसा बोलते हुए वो एकदम से रुक गया। हम लोगों ने कहा कि तू यार कुछ भी बोल रहा है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ में था वो कहने लगा कि पता नहीं इसको डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन दिया, पेन किलर का या पागल होने का, कुछ भी बोल रहा है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे तो हम लोगों ने उससे कहा कि देख तू घबरा मत, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू हमारे बीच में आकर सो जा, इससे तुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों वो अब भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसका बार बार यही कहना था कि जो भी चीज़ें मैंने देखा है या महसूस किया है वो सच है। हम थे जो उसकी बात को मान नहीं रहे थे। रात में हम लोग सब सो गए। थोड़ी देर के बाद शायद 3:30 बजे के आसपास उसकी आँख खुली और आँख खुली तो इस बार उसने देखा कि जो सर कटा आदमी खिड़की के बाहर उसने देखा था अब वो घर के अंदर घूम रहा है। उसने एकदम से चीख लगाई और हम दोनों की आँख खुल गई। हम दोनों ही उठकर उसको देखने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, अभी क्यों इतना चिल्लाया? वो कहने लगा कि वो देखो सामने, जो मैं तुम लोगों से कह रहा था वो अभी घर के अंदर है। हमने भी आसपास अपनी नज़रें घुमाई लेकिन हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी मेरा दोस्त बोला यार तू कुछ भी बोल रहा है, बस सो जा। लेकिन दोस्तों अब हमें शायद कोई चीज़ों का अनुभव होने वाला था जो कि बहुत बुरा अनुभव था। मैंने उसके बाद में सच में किसी को दीवार पर चलते हुए देखा और मैं एकदम से सहम कर रुक गया। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या हुआ विजय, क्या बात है? मैंने कहा कि सामने दीवार पर कोई चल रहा है, ध्यान से देख, तुझे भी वो दिखेगा। जब उसने भी बहुत ध्यान से देखा तब उसे समझ में आया कि सचमुच वहाँ पर कोई था जिसकी परछाई शायद वो थी, लेकिन उस परछाई में भी उस धड़ का सर नहीं था। और ये देखने के बाद हम तीनों ही घबरा कर उठ कर बैठ गए और उकड़ू बैठकर तीनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे डर की वजह से। फिर हमने देखा कि धीरे से जो उस गेस्ट हाउस का पुराना सा लकड़े का दरवाज़ा था वो अपने आप ही खुल गया और वो जो परछाई थी या सच में वो भूत था वो घर के बाहर निकलने लगा। हमने सोचा कि अभी जल्दी से हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे। मेरा दोस्त तुरंत उठा और जाकर वो दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन दरवाज़ा इतना अब जाम हो चुका था कि वो बंद होना तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि वो हिल तक नहीं रहा था। मेरे दोस्त ने कहा ये बंद नहीं हो रहा और फिर एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने उसको ज़ोर से बाहर की ओर फेंक दिया हो उठाकर। उसकी एक चीख हमारे कानों में गूंजने लगी। मैंने मेरे दूसरे दोस्त से कहा कि ये क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? वो कहने लगा मुझे भी नहीं पता। हम दोनों ही धीरे धीरे डरते हुए बाहर निकले।
और अपने दोस्त को ढूंढने लगे, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसकी चीख सुनाई दे रही थी जहाँ पर झाड़ियाँ थी। हम जब वहाँ पर जाकर देखे तो जंगली झाड़ियों के जो नुकीले कांटे थे वो उसके शरीर में घुस चुके थे और उसे काफ़ी सारी जगह पर घाव भी आया हुआ था। हम लोगों ने उसे वहाँ से उठाया और गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ने लगे। हम जब वहाँ से आ रहे थे तो गेस्ट हाउस तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गेस्ट हाउस के दरवाजे पर हम लोगों ने फिर उस सर कटे धड़ को देखा। उसके हाथ पैर भी काफ़ी अजीब से थे। हम लोगों ने ज़ोर से चिल्लाया, जिसके बाद वो जो बुढ़िया थी उस घर में रहने वाली, वो वहाँ से बाहर निकल के आई। कहने लगी कि क्या बात है, क्यों इतना शोर कर रहे हो। हमने उसे सारी बात बताई। वो बस हमें देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि आप ही लोगों की तरह ये भी यहीं पर रहता है, इससे घबराओ नहीं, ये तुम लोगों को कुछ नहीं करेगा। अब तो मुझे उस बुढ़िया पे गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बुढ़िया पागल हो गई है। हम अभी बस ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से उस बुढ़िया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ जैसे ही उसने आगे बढ़ाया तभी ही हमने देखा कि उसका हाथ पता नहीं कैसे अपने आप कट कर ज़मीन पर गिर गया और जो उसका कटा हुआ हाथ था उसमें से खून निकलने लगा। हम ये देखकर और डर रहे थे, लेकिन वो बुढ़िया हमें देखकर हंस रही थी। हम यूं ही उसे देखकर घबरा रहे थे, लेकिन मानो उसे तो दर्द ही नहीं हो रहा था। उसके बाद में उसने दूसरा हाथ मेरे दोस्त के गले पर रखा और उसका गला दबाने लगी। अचानक से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। हम लोगों ने अपने दोस्त को बहुत मुश्किल से उससे छुड़ाया और हम भागकर वहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन जो उस घर का मेन गेट था वो खुल ही नहीं रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी को सेल्फ लगाने लगा। फिर मुझे याद आया कि गाड़ी तो बंद है और गाड़ी अब भी चालू नहीं हो रही थी। हम तीनों ही वहाँ से जैसा तैसा भागकर काफ़ी दूर तक आए और वहाँ आकर हम लोग सांस लेने लगे ज़ोर से, क्योंकि भागने के बाद हम और ज़्यादा थक चुके थे। हम लोगों ने देखा कि वही बूढ़िया और उसके साथ में सर कटा वो धड़ दोनों चलते हुए हमारी ही ओर आ रहे थे। हम वो देखने के बाद दोबारा से दौड़ लगाए और काफ़ी दूर तक भागे। वहाँ पर लकीली हमें कुछ लोग दिखाई दिए, 3 या 4 लोग होंगे, पता नहीं वो किसी काम से कहीं जा रहे थे या आ रहे थे। हम लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। वो लोग भी वहाँ पर रुककर उन लोगों का वेट करने लगे, लेकिन ना ही तो फिर वो बुढ़िया आई और ना ही तो वो सरकटा आदमी। हम लोगों ने फिर उन्हें बताया कि हमारी कार भी वहाँ पर है। उनमें से एक आदमी था जिसको कार का काम या फिर कार को बनाने आता था। उसने कहा कि चलो मैं चल कर देखता हूँ। हम जितने ही थे सब के सब वापस हमारी कार तक के हम आए। उसके बाद उन्होंने हमारी कार को चेक किया तो बताया कि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ऐसे ही अपने हाथ से कार में हर जगह पर ओम लिखा। कहने लगे कि अब गाड़ी को चालू करके देखो। मैंने गाड़ी चालू की और इस बार गाड़ी चालू हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात थी। वो कहने लगे कि ये छलावा है, जो लोगों को परेशान करता है उन्हें मार देता है। इसमें सबसे अच्छा एक ही उपाय होता है कि भगवान का नाम लेकर ही हमें ऐसी सब जगहों पर जाना चाहिए। फिर वो कहने लगे कि जब तक तुम लोग अपनी होटल पर ना पहुंच जाओ तब तक भगवान का नाम लेते ही रहना। हम कुछ ही समय के बाद अपनी होटल पर पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंचने के बाद रिसेप्शन पर जो आदमी था हमने उसको सारी बात बताई। वो कहने लगा कि हाँ ऐसा छलावा तो है। मैंने उससे डांट लगाई कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहने लगा कि मैंने आज तक की ये बात सिर्फ सुनी थी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसे सिर्फ अफवाह कहते थे, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वहाँ पर वो छलावा जिसके बारे में लोग बात करते थे वो सच में है। दोस्तों, उस दिन के बाद से लेके आज तक हम लोगों ने कभी भी कोई भी ट्रैकिंग का या कैंपिंग का प्लान नहीं बनाया और वही सुबह में हम लोग वहाँ से निकलकर अपने घर पर आ गए। फिर घर पर आने के बाद हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि दोबारा ऐसी जगह पर हम कभी भी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से लेकर आज तक हम लोगों ने ऐसी कोई भी भूतिया घटना ना ही तो देखी और ना ही किसी ने महसूस की। तो दोस्तों, ये थी विजय की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ऋषभ की है।
चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषभ है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना अभी कुछ साल पहले हम ही लोगों के साथ घटी थी। बात कुछ ऐसी थी कि गर्मियों का महीना था और हम सभी लोग अपनी नानी के वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हुए थे। जब हम सभी लोग वहाँ छुट्टी मनाने के लिए पहुँचे, मेरी उम्र कुछ उस समय 17 साल की होगी। तभी मैं गांव पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने अपने दोस्तों से भी बातचीत की तो मुझे यूं पता चला कि पास ही में कहीं मेला भी लगा है। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना मेला घूमने जाते हैं। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अगले ही दिन शाम के 4 बजते ही हम लोग मेले के लिए निकल पड़े। वहाँ से कुछ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर मेला लगा हुआ था। हम सब लोग साइकिल पर थे। मेला पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। लौटते समय हमें ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो हमें समय का अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना बज चुका है। फिर भी हम जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आगे जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो चुका था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार क्यों ना हम जा रहे हैं घर पर तो शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर लेट हुआ तो घर वाले हमें बहुत चिल्लाएंगे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो कि मेरी साइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। वो मुझसे कहने लगा कि यार ऋषभ, मुझे नहीं लगता है कि शॉर्टकट लेना ठीक होगा। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या बात है। वो कहने लगा कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है और अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिसके बारे में हम ना ही तो कभी जानते हो और ना ही कभी सुना हो। मैं एकदम से साइकिल रुकाकर उसकी ओर देखने लगा। मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ें हैं। वो कहने लगा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि रात के समय वो जंगल वाला शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं हैं। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। मैं उसको देखकर हंसने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि यार तेरे पिताजी आज भी ये सारी पुरानी बातों में विश्वास रखते हैं, सच में? वो कहने लगा कि तू भी मेरी बात मान ले और उस रास्ते से नहीं चलते हैं। लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों उसी रास्ते से जाना था और क्यूरोसिटी अब मेरे में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी कि मैं भी किसी भूत प्रेत को देख लूं। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो हम आज इसी रास्ते से जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वहाँ पर भूत प्रेत सच में भी है या तेरे पिताजी ने तुझे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। मैं ये कहकर हंसने लगा और हम सभी लोग उसी जंगल के रास्ते से निकलने लगे। जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचे तब जंगल में कुछ अजीब सी जंगली जानवर की आवाज़ आने लगी और मैं हंसने लगा। मैं मेरे दोस्त से कहने लगा, ले यही तेरे भूत प्रेत आत्माएं हैं, इनसे डरने की तू बात कर रहा था। ये सिर्फ जंगली जानवर है जो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो मुझसे कहने लगा कि तू मेरी बात पर विश्वास कर, कुछ भी हो सकता है, इधर आकर तूने बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी उसकी बात सुन ही रहा था कि हम लोगों ने थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के पास में किसी को चलते हुए देखा जो पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और वो भी बहुत धीरे धीरे। मुझे ये देखकर तो डर लगने लगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने डर को छुपाते हुए मेरे दोस्त से कहा, अरे यार इतनी रात में वहां पर आदमी कौन है और वो क्या कर रहा होगा? मेरे दोस्त ने कहा, यही तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, जरूर वो कोई भूत या कोई आत्मा होगी। मैंने कहा, यार तू अभी चुप हो जा, चल चल कर देखते हैं। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब हम उस आदमी के पास पहुंचे और कुछ ही दूरी पर से उसे आवाज़ लगाने लगे तब उस आदमी ने हमारी ओर पलट कर भी नहीं देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई। फिर हम और करीब चले गए। हम कुछ 5 दोस्त थे। 2 साइकिल पर डबल सीट बैठे हुए थे और एक साइकिल पर सिंगल सीट था मेरा दोस्त। मैंने साइकिल से मेरे दोस्त को उतरवाया और मैं भी उतरा और उस आदमी के एकदम पास चला गया। फिर भी वो नहीं रुक रहा था। अब मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी रुक नहीं रहा है और इसीलिए मैं ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया कि शायद अंधा होगा या सुनाई नहीं दे रहा होगा इससे जब मैं टकराऊंगा तो ये खुद से ही रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं गलत था। जब मैं उसके सामने जाकर एकदम से खड़ा हुआ तब वो आदमी मुझसे आर पार होकर गुजर गया। इसके बाद मानो मेरे पैर डर के मारे कांपने लग गए थे। मैं अब जान चुका था कि जो मेरा दोस्त बोल रहा था वो सही था। जो आदमी चक्कर भी लगा रहा था पेड़ के चारों ओर, वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा डरावना और अजीब सा लग रहा था। मैंने तुरंत ही वहाँ से अपनी साइकिल उठाई और जल्दी जल्दी वहाँ से साइकिल लेकर भागने लगा।
हम जितने भी वहाँ पर दोस्त थे वो सब के सब वहाँ से तुरंत ही भाग उठे। और फिर घर आने के बाद मेरे दोस्त की तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसे पूरा ठीक होने में 3-4 दिन का समय भी लग गया। हम इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा डर चुके थे और ये घटना हमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताई, क्योंकि अगर उन्हें बता देते तो वो खूब डांट लगाते। तो दोस्तों, ये थी ऋषभ जी की एक छोटी सी घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शाहनवाज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहनवाज है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना कई साल पुरानी है। घटना मैंने अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनी थी। चलिए घटना पर आता हूँ। बात है 1940 की। उस समय हमारा जहाँ गांव हुआ करता था वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली में रहने वाले लोग कहीं बाहर रहा करते थे। कभी कभार वो लोग वहाँ पर आते थे और इसीलिए जब भी वो लोग वहाँ पर आते थे तो उस हवेली की साफ सफाई का काम लोगों में बांट दिया करते थे। उनके आने से पहले हवेली को साफ रखने का जितने भी लोगों के जिम्मे काम था वो कर लेते थे। एक बार की बात है कि जब वो लोग आने वाले थे तब कुछ गांव के लोग ऐसे थे जिन्होंने उनसे दुश्मनी रखी हुई थी और उनका ये कहना था कि इस बार जब ये लोग आएंगे तो हम इन लोगों को जान से मार देंगे। पता नहीं वो क्या दुश्मनी होगी। उस हवेली से थोड़ी सी दूरी पर बहुत सारी कब्रें थी और वो कब्रें जितनी भी थी वो सभी एक बाउंड्री वॉल से चारों तरफ से घिरी हुई थी। जब वो हवेली में रहने वाले लोग वहाँ पर पहुँचे तब जिन्होंने उनसे दुश्मनी कर रखी थी वो लोग उन्हें मारने के लिए रात के समय वहाँ पर पहुँचे। और जब वहाँ पर मारने के लिए पहुँचे तो जो घर के लोग थे, कुछ 3 या 4 ही लोग थे, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कब्रिस्तान में भाग गए और वहाँ जाकर खुद को छुपा लिया। जो मारने वाले लोग थे वो लोग भी उनका पीछा करते करते उसी कब्रिस्तान तक पहुँचे। कब्रिस्तान में उन्होंने एक औरत को या आदमी को देखा जिसका काला रंग का शरीर था, चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उसने कुछ सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। जब उन लोगों ने उसे देखा तो वो सभी लोग डर गए और वहाँ से भागकर लौट कर आ गए। लेकिन अब जो लोग अंदर छुपे हुए थे उन्हें तो दोनों ही तरफ जान का खतरा था। बाहर भागते तो वो लोग मार देते और अंदर वो आत्मा जो उन्हें अब शायद मारने वाली थी, वो लोग उसी को देख रहे थे। फिर उन लोगों ने देखा कि वो आत्मा धीरे धीरे पेड़ पर किसी बिल्ली की तरह चढ़कर गायब हो गई। और फिर गायब होने के बाद वो लोगों ने देखा कि अचानक से ठीक उनके सामने वो आत्मा ऐसे प्रकट हुई जैसे मानो कि कोई अदृश्य शक्ति एकदम से सामने आ जाए। वो लोग इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या था। फिर उस आत्मा ने या उस भूत ने उन्हें सिर्फ घूर कर देखना शुरू किया कि उनमें से जो एक फैमिली मेंबर था वो ये देखकर ही वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उन लोगों ने उसे उठाया लेकिन वो होश में ही नहीं आ रहा था। वो आत्मा जो थी वो अब भी वहीं पर खड़ी हुई थी। शायद वो उन्हें जान से मार देना चाहती थी। फिर उन लोगों ने देखा कि वो आत्मा उसी बाउंड्री वॉल के पास जाकर खड़ी हो गई और उस बाउंड्री वॉल को लगकर एक कब्र थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, उस कब्र के ऊपर आकर खड़ी हुई और देखते ही देखते वो उस कब्र के अंदर चले गई। यानी ना तो मिट्टी हटी कब्र की और ना ही ऐसा लगा कि वो खुद से अपने आप को उसमें डाल रही है, बल्कि यूं लग रहा था कि कोई चीज़ है जो उसे नीचे से अपनी ओर पूरी ताकत से खींच रही है। ये नज़ारा देखने के बाद वहाँ जितने लोग थे वो डर के मारे घबराने लगे कि ये हमने क्या देखा। वो लोग उस रात तो बच गए और अगले दिन सुबह में गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा कि अगर आप में से कोई 1 या 2 देखा होता तो हम लोग इसको आप लोगों का भ्रम कह देते या इसका वहम मानते, लेकिन इतने सारे लोगों ने देखा है मतलब बात सच्ची है। गांव वालों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम उस कब्र को खोल कर देखते हैं कि उसमें क्या है। जब उस कब्र को खोलने के लिए गांव के लोग पहुंचे तो कब्र को खोलने के बाद उन्होंने देखा कि वो कब्र बिल्कुल खाली थी।
ना तो उसमें कोई डेड बॉडी थी और ना ही किसी लाश की कोई हड्डी वगैरह मिली। गांव के लोग ये बात से बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे कि अगर ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ रहस्य ज़रूर होगा। अब उस हवेली में जितने भी रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हवेली में रुकना ठीक नहीं है और हमें हमारी जान का खतरा भी है। वो लोगों ने उसी समय उस गांव को छोड़कर अपने पुराने वाले घर पर जाने का सोचा जहां से वो लोग आए थे, और वो लोग वहां से निकल गए। उस समय उस हवेली का जो केयरटेकर था, वो केयरटेकर और उसकी फैमिली उस हवेली में जाकर रहने लगी। और कुछ ही समय के बाद, शायद 1 या 2 महीने के बाद में ही उन्हें ये पता चला कि उस हवेली में रहने वाला केयरटेकर की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ उसकी पत्नी और 3 बच्चे बचे हुए थे। जब उसकी फैमिली से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना यह था कि रात में जब हम सो रहे थे, तभी अचानक से वो केयरटेकर उठा और उसे यूं लगने लगा जैसा कि कोई उसका गला दबाकर उसे मार रहा है। वो जल्दी जल्दी पानी जाकर लेने लगा, लेकिन पानी के मटके के पास पहुंचने के बाद वो मटका अपने आप गिरा और फूट गया, जिसके बाद सारा पानी बह गया। उसे रात में पानी तक नहीं पीने मिला। फिर उसने यूं भी बताया कि घर में जितने भी लोग थे, यानी कि वो केयरटेकर की फैमिली, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इन्हें क्या हो रहा है। तभी ही ऊपर से एक बड़ा सा सीलिंग का पत्थर ज़मीन पर गिरा और जो वो केयरटेकर था उसके दोनों पैरों पर इतनी ज़ोर से गिरा कि उसके पैरों से खून निकलने लगा और उसकी ज़ोर की एक चीख निकली जो उस हवेली में गूंजने लगी। वो केयरटेकर वहीं पर गिर गया और तड़पता रहा। फिर कहते हैं कि वो अचानक से एक ही बात कह रहा था कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, इसे हटाओ। लेकिन जितने भी बाकी के लोग थे, उन्हें तो वैसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो वो लोग हटाते किसको। वो बस हवा में ही हाथ मार रहा था। अचानक से सामने दीवार पर उसने देखा कि जो एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, वो पेंटिंग अपने आप एक जोर की आवाज़ के साथ गिरी और उस पेंटिंग की जो कांच थी, यानी कि उस पेंटिंग के ऊपर जो कांच लगी हुई थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े उस आदमी के शरीर में ऐसे घुसे जैसे कि मानो किसी ने निशाना लगाकर उसके शरीर पर मारा हो। इस घटना के बाद जितने भी वहां पर लोग थे वो सब डर गए और एक कांच का टुकड़ा ऐसा लगा था उसकी गर्दन पर कि वहां से खून का फव्वारा उठने लगा और उस आदमी की मौत वहीं पर हो गई। फिर उस हवेली से वो फैमिली, यानी कि केयरटेकर की, वो सभी लोग वहां से निकल गए और जाकर दूसरी जगह रहने लगे। वो केयरटेकर की जब मौत हुई तब गांव के सभी लोगों को पता था कि एक ही कब्र खाली है जिसे उन्होंने लोगों ने खोद कर देखा था। तो वो लोगों ने कहा कि क्यों ना उस केयरटेकर को उसी कब्र में दफना दिया जाए। वैसा ही किया गया। उस केयरटेकर की लाश को उस कब्र में दफना दिया गया। उसके बाद 3 रातों तक उस कब्र में से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के चीखने चिल्लाने की आती तो कभी किसी के गुर्राने की आती। रात होने के बाद उस रात के सन्नाटे में बस वही आवाज़ पूरे गांव में गूंजती। गांव वाले इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अब परेशान थे। वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस कब्र को दोबारा खोदने का फैसला किया। जब कब्र को खोद कर देखा गया तो पाया यूं गया कि उस आदमी की लाश अब उस कब्र में थी ही नहीं। सबके सब लोग हैरान हो गए कि उसकी लाश कहाँ चले गई। तभी किसी ने कहा कि क्यों ना आसपास की सब कब्रें खोद कर देखा जाए, क्योंकि उस कब्रिस्तान में ज़्यादा कब्र नहीं थी। इसीलिए सब जितनी भी कब्रें वहाँ पर थी, सबको एक के बाद एक खोद कर देखा गया। एक कब्र में से उसके हाथ मिले तो दूसरी कब्र में से उसके पैर, तो किसी कब्र में से उसका आधा धड़ मिला। ये देखने के बाद गांव के जितने लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और वो लोगों को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि इसी कब्रिस्तान में से किसी की तो आत्मा है जो ये सब कर रही है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया और फिर उस कब्रिस्तान में कभी कोई नहीं गया। उस हवेली के बारे में भी यूँ कहा जाता है कि गांव वालों ने उस हवेली में जानबूझकर जाकर आग लगा दी कि अब दोबारा वहां पर रहने के लिए कभी कोई नहीं आ सके। उस घटना के बाद
फिर कभी भी गांव वालों को कोई भी ऐसा भूत प्रेत का अंदेशा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।